Good morning to all of you. Myself Govind Singh Taman. Welcome to online classes of New Paragon School. तो जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आपका बायोलॉजी पीजीटी फैकल्टी गोविंद सिंह तंवर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर को। सब बच्चों को बोलना चाहूँगा, हम यहाँ से सिलेबस को शुरू कर रहे हैं और सिलेबस को शुरू करने से हमारे यहाँ पर दो पार्ट बनाए गए हैं। पहले आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब आरबीएससी ने न्यू पैटर्न में सिलेबस लेके आए थे तो उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो पार्ट 1 और एक है बच्चों पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या रखा गया है, बॉटनी, और पार्ट 2 में क्या रखा गया है, जूलॉजी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉटनी में आपके कितने चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं। यानी अगर बात करें तो 5 यूनिट, कितनी यूनिट है यहाँ पर बच्चों, 5 यूनिट है। दूसरा अगर हम देखें तो जूलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं आपके, 22। इन्हें भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो बच्चों 5 यूनिट यहाँ पर है। अगर दोनों का अगर हम टोटल कर लें तो हमारे 12th के बायोलॉजी सिलेबस में ओवरऑल 42 चैप्टर्स है। क्लियर? इन 42 चैप्टर्स के हमें डिस्कस करने वाला है। हम पहले बता सकता हूं मैं आपको कि जब हम पहले पढ़ते थे तो उसमें एनसीईआरटी की बुक चलती थी जिसमें एक ही बुक को अलाउ किया गया था, लेकिन आरबीएससी ने जब सिलेबस को चेंज किया तो यहाँ 2 बुक लगाई गई। लेकिन नेक्स्ट ईयर से प्रोबेबली ये है क्योंकि 11th में वापस से एनसीईआरटी को मेंशन किया गया है और 12th में वापस से भी एनसीईआरटी को मेंशन किया गया। लेकिन डोंट वरी, वी टेक इट इजी, हम बहुत आसानी से इन चीजों को समझेंगे और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो देखो हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है बच्चों, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हैं कि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस होगा, तो मैं आपको एक चैप्टर बॉटनी से लूंगा और एक चैप्टर जूलॉजी से लूंगा, जिससे वो दोनों चीजें हमारी पैरेलल चलती हुई चलेंगी। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं आपको बोलूंगा आप इसे वर्चुअल क्लासेस समझें और जो भी चीजें मैं आपको यहाँ मेंशन करवा रहा हूँ आप उन्हें नोट डाउन करते जाएं और उन्हें मेंशन करें अपने एक रजिस्टर के अंदर। क्लियर बच्चों? तो देखिए आज अपन जो बात करने वाले हैं, और वो बात करने वाले हैं यहाँ पर बॉटनी एंड जूलॉजी में से फर्स्ट चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं, वो बॉटनी की बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने लिखा है, मेंशन किया है, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। और किस पार्ट से ले रहा हूं मैं इसे, बॉटनी से। आई होप आप समझ में आ रहे हैं। तो चलिए अपन अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए बॉटनी को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा कि बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स। बॉटनी किससे रिलेटेड होता है, प्लांट से रिलेटेड होता है। तो यानी बॉटनी बायोलॉजी का एक बड़ा ब्रांच है और जूलॉजी एक अदर ब्रांच है जिसमें हम बॉटनी को डिस्कस कर रहे हैं। तो बॉटनी में देखो बच्चों क्या क्या पढ़ते हैं बॉटनी में, यानी अगर हम बात करें तो इसके कुछ किंगडम्स हैं। तो देखो एक तो होता है एल्गी, एक होते हैं ब्रायोफाइट्स, एक होते हैं आपके टेरिडोफाइट्स, एक होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं आपके एंजियोस्पर्म। देखिए बच्चों, इन सबको अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है प्लांट किंगडम। बोलिए क्या बन गया है ये, एक प्लांट किंगडम। अगर इस प्लांट किंगडम की हम बात करें तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी यहाँ पर प्लांट किंगडम को टोटली 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिन्हें आप जानते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखिए एल्गी जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, जिनके पास रूट, स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएट नहीं होता, उन्हें अपन एल्गी कहते हैं। तो ये
थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है। डू नॉट डिफरेंशिएट रूट, स्टेम एंड लीव्स, कि जिनमें ना तो जड़ें होती हैं, ना पत्तियां होती हैं और ना स्टेम होते हैं, तो उन्हें हम क्या कह रहे हैं? एल्गी। इनके बाद कौन डेवलप हुए? ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स थोड़े से डेवलप प्लांट्स थे, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? ये एक्वेटिक कंडीशन पर। किस पर डिपेंड रहते हैं? ये एक्वेटिक कंडीशन पर। अगर आप देखेंगे तो यानी ये पानी के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड रहेंगे? ये ब्रायोफाइट्स एक्वेटिक कंडीशंस पर। ठीक है, इन्हें भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके बाद आए टेरिडोफाइट्स, जिन्हें हम कोन्स कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इन स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फॉर्मेशन होता है वो कोन्स के फॉर्मेशन में होता है। इसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, जिन्हें देखो बच्चों नेक्ड सीड प्लांट्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेक्ड सीड प्लांट्स कहते हैं। नेक्ड सीड प्लांट्स का मतलब क्या होता है? जिनके सीड के सराउंडेड कोई सीड कोट प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें नेक्ड सीड प्लांट्स कहा जाता है। इसके साथ एंजियोस्पर्म, वो है सीड कवर प्लांट्स, या आप इसे कह सकते हो सीड कवर्ड प्लांट्स को आप कह सकते हो यहां पर एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि पहली बार जो फ्लावर्स का फॉर्मेशन हुआ, वो फ्लावर्स का फॉर्मेशन किन प्लांट्स के अंदर हुआ? एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। तो थोड़ा सा आपको मैंने प्लांट किंगडम का डिस्कशन दिया है, आपको प्लीज ये 5 क्लासेस याद रखनी है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर है बच्चों? अब अपन यहां से बात करेंगे इस चैप्टर पर। तो देखो चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले मैंने किसको रिप्रोडक्शन पढ़ाना है आपको। तो देखो हमारा जो टॉपिक का नेम है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इसका मतलब हम किसका रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट का। तो देखिए आप यहां से शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों को एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, एंजियोस्पर्म इन्हें कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। बोलो क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स का मीनिंग क्या है? कि जिनके ऊपर फ्लावर्स अपेयर होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। अब देखिए आप इसमें, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहा जाता है। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? इन्हें मॉडर्न प्लांट्स भी कहते हैं। बोलो क्या कहा जाता है? इन्हें मॉडर्न प्लांट्स भी कहा जाता है। दूसरा, इन पर सीड कोट अपेयर होता है, प्रेजेंट होता है बच्चों। सीड कोट अपेयर होता है, तो आप इसे कह सकते हो सीड कोट अपेयरिंग प्लांट्स। क्या कहा जा सकता है इनको? सीड कोट अपेयरिंग प्लांट्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर एंजियोस्पर्म हमें समझ में तो आ रहा है, कुछ एग्जांपल्स देके बता दीजिए। तो देखो एग्जांपल ले लो, आपने एजेरिडिका, इंडिका, एजेरिडिका और इंडिका एक साइंटिफिक नेम है जो किसका नाम है? कॉमन नीम प्लांट का। तो क्या है वो? एक एंजियोस्पर्म प्लांट है।
दूसरा एक और एग्जांपल ले लें, वेरी पॉपुलर, देखो बच्चों, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम होता है? मैंगो का। तो आप देखो, आप इसमें दोनों चीजें देखिए, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि इन प्लांट्स में सबसे पहले एक फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर इट विल बी कन्वर्ट इनटू दी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और फ्रूट प्रोड्यूस करता है सीड, और सीड से वापस एक क्या बन जाता है? प्लांट, और प्लांट से वापस क्या आ जाते हैं? फ्लावर। तो देखो एक ऐसा साइकिल है जिसमें फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लावर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, कब बताऊंगा? जब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे सेक्स और रिप्रोडक्शन को। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चैप्टर नंबर 1 में जो रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया जाएगा वो बच्चों कौन से डिस्कशन किया जाएगा? एक तो एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बोलो क्या डिस्कस किया जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं आप? तो आज अपन केवल इतनी बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो चलिए अपन इसके बाद में अब यहां से शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कुछ चीजें और हमारे यहाँ पर मेंशन की गई हैं बुक्स के द्वारा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एक प्लांट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप इस प्लांट में ऑब्जर्व करें तो देखो यहां पर क्या है? रूट। तो ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। ये सारा जो पार्ट है इसे एरियल कहते हैं। एरियल, एरियल का मतलब बच्चा क्या होता है? जो हवा में है, जमीन के ऊपर है, एरियल पार्ट। और एक वो पार्ट है जो अंडरग्राउंड है, यानी जो जमीन के नीचे है। तो एरियल पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो इसे आप एक और कह सकते हो, इसे कहा जा सकता है बच्चों सूट सिस्टम, और इसे क्या कहा जा सकता है बच्चों? रूट सिस्टम। बात क्लियर आ रही है? ये रूट्स हैं और ये शूट्स हैं। अब इसके बाद समझिए, देखिए जो रूट्स की अगर हम बात करें तो ये तो है प्राइमरी रूट, जो प्रॉपरली पहली बार से आ रही है, और ये है सेकेंडरी रूट्स, जो इनके पैरेलल दोबारा से ओरिजिनेट हो रही है। क्लियर है? इसके साथ ये देख रहे हो बच्चों, आप इन्हें कह सकते हैं लीफ, इसे कह सकते हो आप स्टेम, और इसे कह सकते हो आप फ्लावर। तो बताओ बच्चों, मैंने अभी तक आपको बताया कि इस प्लांट के पास अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो ये कौन सा प्लांट हुआ? एंजियोस्पर्म प्लांट हुआ। कौन सा प्लांट हुआ? ये एंजियोस्पर्म प्लांट हुआ। तो आप देख पा रहे हो कि फ्लावर के प्रेजेंस की वजह से इस प्लांट को हम क्या कह सकते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट। क्लियर है? अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ बच्चों कि ये प्लांट की मेन बॉडी है क्या नहीं है? तो देखो, प्लांट में दो होते हैं। देखो, प्लांट में एक तो होता है मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लांट है वो अब किस अवस्था में है और कैसा है। तो देखो, प्लांट की जो मेन बॉडी होती है वो होती है बच्चों डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक। बता पा रहे हैं कैसी होती है? डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक। तो यानी डिप्लॉइड के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? 2n। यानी एक 2n अवस्था है जो प्लांट की मेन बॉडी है, जिसे हम डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक कह सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब मेरी बात को समझो बच्चों,
ये डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट की मेन बॉडी है, बिल्कुल याद रखना है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूं, आप याद रखेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेन बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है सोमेटिक सेल लेवल का, कि जिसमें गैमेट्स नहीं बनते अभी, वो कब बनेंगे वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो देखो आपने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में दो सेल डिवीजन पढ़े होंगे, एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक में अगर हम रिडक्शन डिवीजन करवा दें, रिडक्शन डिवीजन करवा दें, तो रिडक्शन डिवीजन किसे कहता है प्यारे बच्चों, सबको पता है कि इसे क्या कहा जाता है, मियोसिस। वेरी गुड, क्या कहा जाता है, मियोसिस। तो मुझे बताओ ये मियोसिस में जब 2n सेल होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी, n में, ये लो n में बदल गई। अब स्पोरोफिटिक कंडीशन किस में बदल जाएगी, गैमेटोफिटिक कंडीशन में। तो देखो गैमेटोफिटिक कंडीशन क्या है, गैमेटोफिटिक कंडीशन वो है जिसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो एक तो बनते हैं मेल गैमेट्स और एक बनते हैं बच्चों फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स को प्लांट में क्या कहा जाता है, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है, एग सेल। तो मुझे बताओ जब पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है और एग सेल हैप्लॉइड है तो दोनों का जाइगोटिक फ्यूजन होगा क्या नहीं होगा, होगा। और जब दोनों का जाइगोटिक फ्यूजन होता है तो इट विल बी चेंज इनटू 2n कंडीशन। किस कंडीशन में चेंज हो गया है वो, 2n कंडीशन में। तो 2n कंडीशन वापस से बताओ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो यहां से याद रखना है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होती है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो गैमेटोफिटिक कंडीशन बनेगी। और गैमेटोफिटिक कंडीशन से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पॉलन ग्रेन और एग सेल का फॉर्मेशन होता है और उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो ये वाली जो कंडीशन है वो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, वेरी शॉर्ट पीरियड। प्लीज याद रखेंगे कि गैमेटोफिटिक कंडीशन कैसी होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जबकि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। तो अब आप मुझे बता दो एक बार प्लीज कि यहाँ पर जो प्लांट की मेन बॉडी है वो कैसी है, सर डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक। तो इसके फ्लावर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनेंगे तो कौन सी कंडीशन आएगी, गैमेटोफिटिक कंडीशन। तो बताओ सबसे छोटी कंडीशन कौन सी हुई, कौन सी हुई, गैमेटोफिटिक। और सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी हुई, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, थैंक यू। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, ये सब बताना जरूरी था क्योंकि हमें हमारी बुक ने भी बताया है, टेक्स्ट बुक में एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में मेन बॉडी क्या होती है, एंजियोस्पर्म प्लांट में मेन बॉडी के बाद कौन सी स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये मैं बता चुका हूँ, आप इसे एक बार मेंशन कर लें पॉज करके वीडियो को और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन की बात। किसकी बात करेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन की। तो देखो मैं यहां से हटा देता हूं, समझ तो आ रहा है ना भाई, ठीक है। तो देखते जाइए। तो देखिए अगर अपन बात करें, देखिए अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो मैं यहां लिख देता हूं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब पहले समझ लीजिए। री का मतलब तो होता है अगेन, बोलो क्या होता है, अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन। इस दुनिया में जो भी आया है ना वो अपना प्रोडक्शन दोबारा करता है, ये दुनिया का नियम है। जो स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती है और जो रिप्रोडक्शन करती हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है।
तो इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अगर आप री का मतलब देखें तो अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब देखें तो प्रोडक्शन, यानी अगेन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे ही रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। देखो, पहला ले लेते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ बच्चों, पहले मैंने क्या लिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा ले लेते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो दुनिया की शुरुआत में सबसे पहले सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन की शुरुआत हुई। और जब सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एडवांस रिप्रोडक्शन कौन सा होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं। ए का मतलब होता है विदाउट, और सेक्सुअल का मतलब होता है सिनगेमी। सिनगेमी को आप फ्यूजन भी कह सकते हो, और फ्यूजन किसका होगा बच्चों, गैमेट्स का। क्लियर है बच्चों? ए यानी विदाउट, सेक्सुअल मतलब सिनगेमी, फ्यूजन या गैमेट्स। विदाउट फ्यूजन या गैमेट्स के अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। सेक्सुअल में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अभी हम और इसे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है बच्चों? तो देखो, यहां सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स में से डिस्क्राइब कर देता हूं। तो देखो, asexual reproduction do not produce gametes। तो बताओ बच्चों, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है? नहीं होता। तो यानी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता। दूसरे, ऑलवेज यूनी पैरेंटल। यूनी पैरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है। तो अगर आप समझ में आ रही है इस बात को, तो यहां पर मेल और फीमेल डिफरेंशिएट नहीं होते, एक सिंगल पेरेंट ही प्रेजेंट होता है। उस सिंगल पेरेंट से क्या होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। वो कैसे करता है, अभी देखो सुनिए। ऑलवेज यूनिपेरेंटल सेक्सुअल। दूसरा, दे प्रोड्यूस morphological and genetical similar species। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दे प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकल मतलब जिनका स्ट्रक्चर, जेनेटिकल मतलब जिनके जीन्स लेवल पर अगर बात करें तो सिमिलर स्पीशीज होती है। कैसी स्पीशीज होती है वो, सिमिलर स्पीशीज होती है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, दे प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर स्पीशीज। तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर आप देखें यहाँ पर, दे प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर स्पीशीज को अगर हम कोशिश करें प्रोड्यूस करने की, तो देखें तो ये क्या प्रोडक्शन करते हैं, क्लोन्स। तो बताओ ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्लोन्स। क्लोन्स हमेशा क्या होते हैं, जो हूबहू होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी किसी भी चीज का कोई सेम कॉपी अगर रहता है तो आप उसे क्या कह सकते हो, आप उसे क्लोन कह सकते हैं। ठीक है सर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का प्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल लिखिए। तो देखो, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, और अमीबा किससे करता है, बाइनरी फिजन। एक याद रह जाएगा, बाइनरी फिजन।
इसके साथ दूसरा अगर अपन देखें यहाँ पर हाइड्रा, तो हाइड्रा में होता है बच्चों बर्डिंग के थ्रू। किसके थ्रू होता है? बर्डिंग के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरा चैप्टर दिया गया है, और जो दूसरा चैप्टर दिया गया है उसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब आगे आ जाइए बच्चों। अगर हम आगे वाली बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने टाइप्स में और कैसे डिवाइड किया गया है। तो देखो बच्चों, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट्स। तो देखो पहला होता है एगैमोस्पर्मी, ठीक है, और दूसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एगैमोस्पर्मी और दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एगैमोस्पर्मी की अगर हम बात करें तो एगैमोस्पर्मी की बात सुनो। ए का मतलब होता है विदाउट, गैमस का मतलब गैमिट्स, और स्पर्मा का मतलब फ्यूजन। तो यानी वही बात हो गई कि विदाउट गैमिट्स फ्यूजन अगर कोई चीज होती है तो उसे एगैमोस्पर्मी कह सकते हैं, या आप इसका एक और नाम लिख सकते हो, एपोमिक्सिस। ये बिल्कुल याद रखना है। एगैमोस्पर्मी को क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो एगैमोस्पर्मी में या एपोमिक्सिस में अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो आप देखिए बेटा कि यहाँ पर क्या होता है। एगैमोस्पर्मी प्रोसेस के अंदर या एपोमिक्सिस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ क्या होता है, इस प्रोसीजर के अंदर एपोमिक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सीड का प्रोडक्शन होता है। बोलिए बच्चों, किसका प्रोडक्शन होता है? सीड का प्रोडक्शन होता है। दोबारा से समझ लीजिए, एगैमोस्पर्मी को हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? विदाउट गैमेट्स फ्यूजन, यानी जहां गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता लेकिन सीड का प्रोडक्शन होता है, यानी जहां विदाउट फ्यूजन के ही सीड प्रोडक्शन कर लेता है उसे एगैमोस्पर्मी कहते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात बता रहे हो? देखो बच्चों, हम इस लेवल पर इस बात को थोड़ा नहीं समझ पाएंगे। रीजन क्या होता है, प्लांट्स में क्रोमोसोमल्स की पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? 2n 3n 4n 5n 6n। तो वहां पर क्या हो सकता है कि जब क्रोमोसोम नंबर्स बढ़ जाते हैं तो कई बार क्या करते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन अपने आप ही डिप्लॉइड कंडीशन में चेंज हो जाती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, इसकी वजह से। तो प्लीज आपको इतना याद रखना है, व्हाट इज एगैमोस्पर्मी? एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है विदाउट गैमेट्स फ्यूजन या विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के सीड का प्रोडक्शन हो। A process which production of seed without fusion of gametes is called agamospermy या apomixis। क्लियर है? अब हमारे चैप्टर में सबसे जो डिटेल्ड पार्ट यहाँ दिया गया है वो दिया गया है बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, मैं अगर आपको बताना चाहूँ वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, तो वेजिटेटिव को समझने के लिए आपको सबसे पहले दो सेल्स को समझना होगा, तभी आपको वेजिटेटिव समझ में आएगा। देखो सुनो बच्चों, मेरी बॉडी में एक तो स्किन है और मेरी बॉडी में एक टेस्टिस है, ठीक है। तो देखो, स्किन नॉर्मल सेल है, स्किन कवरिंग करती है बॉडी को, तो इसे मैं कह सकता हूं बच्चों सोमेटिक सेल। बोलो क्या कहूंगा? सोमेटिक सेल। और मेरी बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे टेस्टिस कहते हैं, तो आप इसे क्या कह सकते हो? जर्मिनल सेल। यस या नो?
अब समझो बच्चों, जो सोमेटिक सेल होती है वो सोमेटिक सेल हमेशा 2n होती है, और जो टेस्टिस में जो जर्मिनल सेल होती है वो गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है, गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है, और गैमेट्स हमेशा बच्चों कैसे होते हैं, n। बात क्लियर है? स्किन में सोमेटिक सेल हमेशा 2n होती है और टेस्टिस में जर्मिनल सेल्स हमेशा n होती है। क्लियर है आप सभी? इसके साथ अगर मैं देखूं तो क्या मैं इस 2n सेल से एक नया क्लोन बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों, ह्यूमन बींग्स में भी क्लोनिंग प्रोसेस किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रेडिक्टेशंस लगा रखे हैं कि हम इस लेवल के बाद में वहां पर जाकर के क्लोन नहीं करवा सकते। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक मैमल्स का क्लोन बनाया गया था, मैमल्स का क्लोन बनाया गया था, और वो मैमल्स का क्लोन किसने बनाया था? डॉक्टर इयान विल्मट। देखो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं पक्का आपको इसको क्लियर करूंगा। डॉक्टर इयान विल्मट, और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक क्लोन बनाया जिसका नाम था डॉली। डॉली एक शिप थी, एक भेड़ थी, जिसका फॉर्मेशन सोमेटिक सेल लेवल पर किया गया। अब देखो जर्मिनल सेल, तो जर्मिनल सेल्स को जहां n+n करना हो तो क्या होगा? 2n। तो इसका मतलब यहां कौन सा रिप्रोडक्शन आ जाएगा बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इसको एक बार समझो। सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सोमेटिक सेल्स, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं और ह्यूमन बीइंग्स में उसे सोमेटिक सेल कहते हैं, बात एक ही है। अगर मेरी स्किन को तोड़कर एक नया गोविंद बनाया जा सके तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सोमेटिक सेल्स का प्रोडक्शन होगा। ऐसे ही हम प्लांट्स में देखते हैं कि उनकी कुछ वेजिटेटिव